अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में नाज़रीन हम आपको दिखाएंगे कि जब ईरान ने भारतीय 2 जहाज़ों पर 2 शिप्स पर हमला किया, तब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक जगह पर जलसे में बढ़ के मार रहा था, तो उस पर भारतीय मीडिया कैसे अपने ही वज़ीर-ए-आज़म पर बातें कर रहा है, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई मारा गया है तो भारतीय नाविक मारे गए, अगर फायरिंग हुई है तो भारत के जहाजों पर फायरिंग हुई। लेकिन फायरिंग के बाद ये फायरिंग कल, मैं भारतीय समय के अनुसार बताऊं, कल मोदी जी का जब रात में 8:30 बजे भाषणबाजी हुआ है ना, उसके कई घंटे पहले फायरिंग हुई थी। कई घंटे पहले फायरिंग, रात में 8:30 बजे राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन होना चाहिए था कि वो राष्ट्र को एक बार ये आश्वस्त कर देते कि देश को हमारे कोई खतरा नहीं है, हमारे देश के संप्रभुता को, अस्मिता को कोई खतरा नहीं है, हमारे देश के व्यापारिक जहाजों को कोई खतरा नहीं है, उन जहाजों पर जो क्रू है उनको कोई खतरा नहीं है, हम ईरान के साथ संपर्क में हैं, या जो भी चीज। अब उतना मैं नहीं जानता डिटेल जितना मोदी जी जानते हैं। ये सब देश के सामने बताने का वक्त था। ये छोटी मोटी घटना नहीं है। बहुत सारे इस देश के बहुत सारे लोग शायद इसकी गंभीरता को न समझें, और उसकी गंभीरता को आप समझें, इसीलिए हम आए हैं इस कार्यक्रम को लेकर। मैं भी वो चर्चा करूंगा, हेमंत जी से भी इसकी गंभीरता को समझें। ये बहुत बड़ी घटना है। पूरी दुनिया में 290 से ज्यादा मुल्क हैं, सैकड़ों जहाज फंसे हुए हैं, भारत के जहाज पर फायरिंग हुई। क्या इसलिए फायरिंग हुई कि अमेरिकी नाकेबंदी में भारत के जहाज या भारत की कोई भूमिका थी? क्या अमेरिकी नाकेबंदी का कहीं पार्ट कुछ दिखा? बहुत सारे सवाल हैं, ये सवाल खड़े होंगे। क्यों फायरिंग हुई? आपके 9 जहाज ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन से निकल चुके थे, 9 जहाज निकले थे, उनको IRGC ने खुद निकलवाया था। आखिर क्यों फायरिंग करनी पड़ी? 14 जहाज फंसे, 8 की तो एक मुस्त लौटने की खबर है। अलग अलग खबरें हैं कि 13 भारत के लौटे, 14 लौटे, 8 लौटे, बहुत सारी खबरें हैं। और आप यहां पर कांग्रेस 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 राहुल गांधी जहाज पर गोली चला रहा था। मतलब इस दुनिया में अलग अलग राष्ट्रों को हम लोग पढ़ते लिखते अपने दौर में, इतिहास में न जाए, अपने दौर में पूरी दुनिया में सैकड़ों राष्ट्राध्यक्षों को देख लिया। पूरी दुनिया का मैं कह रहा हूं, सैकड़ों राष्ट्राध्यक्षों को देख लिया। उनके कार्यकाल बदलते बदलते 30-35 साल अपने मतलब होश हवास में, पत्रकारिता में 25 साल देख लिए। लेकिन ऐसा राष्ट्राध्यक्ष कभी नहीं देखा। नीरो क्या, नीरो तो पानी मांगेगा चुल्लू भर डूबने के लिए। अगर देख ले तो जहाज में फायरिंग हो रही थी और साहब भाषण ठोक रहे थे, कोई लेना देना नहीं था। हालात अब बद से बदतर हो चले हैं। जिस शांति वार्ता की उम्मीद थी, वो उम्मीदें अब टूट चुकी हैं। IRGC ने भगा दिया है ट्रंप को। मुनीर गए थे, मुनीर को साफ मना कर दिया है IRGC ने कि हम इससे कोई बात नहीं करेंगे। यहां तक कि इडियट शब्द का इस्तेमाल किया है कि इस इडियट के कहने से होर्मुज नहीं खुलेगा और बंद होगा। ये इडियट नहीं तय करेगा, तय ईरान करेगा। ईरान अब फाइनली भारत पर, जो भारत के जहाजों पर फायरिंग किया, उसके बाद ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि होर्मुज स्ट्रेट में कोई जहाज कदम रखेगा तो उड़ा दिया जाएगा। और सिर्फ वो ट्रेलर था, क्योंकि शायद भारत या भारत के जहाज किसी के इशारे पर। आज मैं राजनाथ सिंह से वो जवाब लेना चाहता हूं, जिसको मतलब देश के सामने ये झूठ बोलने वालों को सजा होनी चाहिए। देश के सामने क्या कहा था? मोदी जी को देखिए, हमारी नेवी होर्मुज से जाकर के भारत के जहाजों को लेकर आ रही है। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका सब ढक्कन हो गए हैं, हमारे नेवी जा रही है और वहां से लेकर के आ रही है। बताओ, होर्मुज IRGC ईरान पार कर दिया, वहां से उसको जो है लेकर के आए और कहा कि होर्मुज से। इस देश के लोग क्या समझे? अरे यार, अमेरिका ट्रंप सब बेकार है, हमारा मोदी देखो होर्मुज में घुस गया, खींच लाया कॉलर पकड़ के जहाज को। क्या झूठ बोल रहे थे ये सब? फादरलैंड के चक्कर में, सिर्फ और सिर्फ फादरलैंड के चक्कर में भारत की अस्मिता, आबरू, इज्जत, संप्रभुता सब के सब मिट्टी में मिला दिया, जिसको हमने चुना था कि 56 इंच की छाती। आपको मैं खबरें दिखाता हूं, फिर हेमंत भाई के पास चलेंगे। खबर क्या? सबसे पहले आपको मैं वो झलक दिखाता हूं, जो शुरुआत इससे करता हूं, आखिर किससे करूंगा वो आखिर में देखिएगा। तब फर्क पड़ेगा कि वो जो माई फ्रेंड डोनाल्ड है ना, वो भारत को क्या समझता है। शुरुआत जिससे कर रहा हूं और अंत जिससे करूंगा, दोनों आप जोड़िएगा। थोड़ा आप हमारे साथ दीजिए। शुरू कीजिए, पहली क्लिप लाइए ट्रंप की। President, a question on Iran. Iranian gunboats fired upon 2 vessels today. President Macron. Thank you very much. अगर नहीं समझे तो ऑडियो कम कर दीजिए, मैं बताता हूं। तो नहीं, ऑडियो कम करिए, चलने दीजिए, नीचे ट्रांसक्रिप्ट है। ये डोनाल्ड ट्रंप है, जिसके सामने कैमरा लगा करके पूछो, यहां तक कि ये खुद बोलता है कि मुझसे अगर सेक्स पे भी आप लोग को बात करनी है तो कर लीजिए। बाकायदे मतलब दुनिया के तमाम देशों के मौजूदगी में, मीडिया की मौजूदगी में ये व्यक्ति कहता है, आज मुझे बोलना पड़ रहा है ये बात, अभी हाल ही में युद्ध के दौरान, कि एक गया था, कहा वहां पर कि अगर आप लोग को मुझसे कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं, इवन सेक्स के बारे में अगर बातचीत करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति दुनिया के हर वाहियात मसले पर मुंह खोलने और बोलने के लिए तैयार रहता है, उससे जब ये पूछा गया कि होर्मुज में जहाजों पर फायरिंग हुई है, भारत के जहाजों पर, भारतीय जहाजों पर, इस रिपोर्टर ने, महिला रिपोर्टर ने पूछा कि 2 ईरानी गनबोट्स आज होर्मुज, स्टेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर फायरिंग किया है, जिसकी चपेट में भारतीय जहाज भी शामिल था। इसका जवाब क्या था? थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।
यही सबसे बड़ा भारत की डिप्लोमेसी का जो डंका बजा है ना, इससे बड़ा डंका नहीं बज सकता। जो व्यक्ति दुनिया के सारे कुकर्म पे बात करने को तैयार है हेमंत भाई, उसने भारत के जहाज की चर्चा की गई कि उस पर फायरिंग हुई है तो कहा थैंक यू वेरी मच। अरे उसकी फायरिंग पे हम क्यों बोले, जान दो। इसको आखिरी जब आपको मैं दिखाऊंगा तब आप भी सोचेंगे कि कहां से कहां चीजें जुड़नी चाहिए। आगे चलिए, आप आगे चलिए। ये देखिए क्या लिखते हैं, आफ्टर ट्रम्प टोल्ड द वर्ल्ड दैट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इज नाउ परमानेंटली ओपन, ईरान इज फायरिंग ऑन आवर अलाइज शिप्स इन द स्ट्रेट। डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा कि परमानेंटली अब खुल चुका है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, उसके बाद ईरान ने हमारे अलाइज, हमारे पार्टनर साथियों के जहाजों पर फायरिंग की है। हियर इज एन एलिज्ड ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द इंडियन ऑयल टैंकर सनमार हेराल्ड बेगिंग ईरान टू स्टॉप फायरिंग, ट्रंप इज रिस्पॉन्सिबल। ये अमेरिका में लिखा जा रहा है, लेकिन भारत में बताइए ये ट्वीट अमेरिका से हो रहा है। हमारे नरेंद्र मोदी का ट्वीट ढूंढ के आप बताइएगा, इसलिए सब दिखा रहे हैं। जब दिखाइएगा, लाइए ऑडियो सुनाइए। This is Motoranga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are fighting now. Let me turn back. This is Motoranga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are fighting now. Let me turn back. सोचिए, ये जो है अमेरिका के क्रिएटर हैं और 1 मिलियन इनके फॉलोअर हैं जिन्होंने ये लिखा है। अमेरिका वाले चिंतित हैं कि हमारे अलाइज पे फायरिंग हुई, और जिस पे फायरिंग हुई है उसको कोई फर्क नहीं, उसको कोई फर्क नहीं। चलिए आगे चलिए, अगला ये देखिए। ये स्टीव पीटर्स लिखते हैं, ट्रंप का स्टेटमेंट, द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इज ओपन एंड सेफ थैंक्स टू द पावरफुल एंड माइटी यूएस नेवी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब खुल चुका है और सुरक्षित है, ताकतवर यूएस नेवी को धन्यवाद। अब आगे देखिए, मैरीन ट्रैफिक रेडियो क्या कहता है ईरान का। ईरान टू वेसल्स ट्राइंग टू एंटर द स्ट्रेट, जो वेसल्स स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं उनको क्या अनाउंस कर रहा है, वी डोंट ओपन द स्ट्रेट बिकॉज ऑफ सम ट्वीट बाय एन इडियट। किसी इडियट के एक ट्वीट से हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खोलने वाले हैं, नहीं खोला है हमने। ये कौन इडियट है जो कह रहा है कि ओपन है और सेफ है? ऑडियो सुनवा दीजिए, ऑडियो सुनवाइए। Oman Sea. This is Iranian Sepa Navy calling on channel 16. The Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei, not by the tweets of some idiots. If you want to pass through the strait, you must ask permission from Iranian Sepa Navy. All vessels that have a connection with our enemies will be targeted if they try to pass the Strait of Hormuz out. सुना आपने, कह रहा किसी इडियट के ट्वीट पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खुलेगा। अगला लाइए, सुलेमान अल फहद, इनका ट्वीट लाइए। ये इन्होंने ये वीडियो उन्हीं ने ट्वीट किया है कि यूएई से एक जो है कंटेनर भाग्य लक्ष्मी निकल रहा था, उसने बातचीत की, क्या हुआ सुन लीजिए, सुनिए। Iranian Navy, this is Bhagya Lakshmi. Go ahead, sir. I read you loud and clear. Good evening, sir. This is Iranian Sepa Navy. The strait is blocked and passed from that is forbidden. And there is no any permission for you to use from the strait. You are ordered to go back to your departure immediately. You are ordered to go back to your departure immediately. You get my message? Okay, copied your message. I will turn back, and there is no permission to transit Hormuz. That's correct, sir? Yes, sir. There is no any permission for you. You are ordered to go back. And strait is permission. Okay, wait for the permission. Thank you. Okay, thank you. Back to 16. Thank you. Back to 16 out. अब देख लीजिए, इससे ज्यादा क्लियर नहीं होगा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर किसका अधिकार है। वो एक वहां पर है 37 बार, 1 घंटे में 37 बार उसने अपने ट्रूथ सोशल पर 37 बार पोस्ट किया है। 37 बार पोस्ट 1 घंटे, मतलब आप सोच रहे हैं करीब वो हर 1.5 मिनट पर एक पोस्ट करता है, हर 1.5 मिनट पर। ये सोशल मीडिया का एडिक्ट, इसको अमेरिका वालों ने चुन लिया था। गजब चुने हो, जो चुने हो झेलो, उसको चुना था, उस एडिक्टेड को। और हमारे यहाँ की स्थिति, अब मैं चल रहा हूँ हेमंत भाई के पास, सब सुनवा दिया मैंने। अभी बहुत चीज बचा है, मैंने कहा था आखिर में जोड़ेंगे, कनेक्शन आखिर में जोड़ेंगे, हम लोग भी थोड़ा दुनिया गोल है वैसे घूमे। हेमंत भाई 3 ऑडियो सुनवाया, सब ढूंढ के निकाला आपने भी, तो जो है ये तीनों ऑडियो सुन लिया आपने, और ट्रंप को भी सुन लिया। ट्रंप ने भारत के जहाजों फायरिंग पर कहा गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, चला गया, एक शब्द नहीं बोला। अमेरिका से भारत के जहाजों पर हमले की खबर या फायरिंग की खबर को अमेरिकी लोग चिंता के साथ लिख रहे हैं। भारत में मोदी जी क्या कर रहे हैं? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। मोदी जी वही कर रहे हैं जो वो करते हैं। विदेशी राष्ट्राध्यक्ष बताते तो है कि वो सारा दिन चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं। तो वो कल जो है डंका बजा रहे थे टीवी के ऊपर, विरोधियों के ऊपर जिस तरीके से हमला करे थे रात को, आज बंगाल पहुंच गए, 4 एरिया करके आएंगे। इससे बेहतरीन और क्या काम। अब मुझे एक बात बताइए, अब तक आपने मोदी जी के मुंह से इस युद्ध को लेकर के कोई एक लाइन सुनी है? कोई एक लाइन जो उन्होंने कही है? तो ये उनकी प्राथमिकताओं का सवाल है आशीष भाई। शुक्रवार को जैसे ही लेबनान का अपने इजराइल के साथ सीज फायर हुआ, ईरान ने सुओमोटो हॉर्मुज खोलने की घोषणा की। ट्रंप ने धन्यवाद करते हुए इसको अपनी जीत बता दिया, ठीक। और फिर क्या कहा
आप घटनाक्रम देखिए कि कैसे सनकी और वाहियात लोग इस दुनिया की सत्ता में। उन्होंने सुओ मोटो खोला बिना किसी के कहे कि हमारी यही डिमांड थी कि लेबनान पर हमले बंद किए। खुद खोला उन्होंने शुक्रवार। भाई ने ट्वीट कर दिया कि धन्यवाद, ये हमारी जीत है। उनका चिढ़ना स्वाभाविक था। उन्होंने कहा कि ठीक है सर, तुम ट्वीट से ही खोल लेना। उन्होंने हार्मूज को बंद कर दिया। और इस समय जब मैं और आप बात कर रहे हैं, अब से ठीक 12 मिनट पहले जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि हार्मूज स्ट्रेट को जहाजों की आवाजाही पूरे तरीके से ठप कर दी गई। और ये बात केवल ईरान का दावा नहीं है। शिप ट्रैकिंग डेटा जो है उसके मुताबिक फारस की खाड़ी से बाहर निकल रहे एलपीजी के 2 टैंकर बीच रास्ते से ही वापस लौट गए। ठीक, मेडा डी और समर नाम के 2 जहाज इस रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। आपने जो पहला ऑडियो दिखाया वो समर का था। उसने कहा था कि हमने आपसे परमिशन लिया, आप हम पे फायरिंग क्यों कर रहे हैं? तो वहां से जवाब आया कि आपके पास परमिशन नहीं है। ठीक, तो ये जो एमडी समर है, ये जो जी समर है, ये हमारा जहाज था और इसके ऊपर एलपीजी लगी हुई थी, उसको वापस कर। मेडा भारतीय कंपनी का जहाज है जो शनिवार देर रात यूएई के पास से निकला था, जो आपने सेकंड वीडियो सुनाया, जबकि जी समर चीन का जहाज है जो कुवैत से रवाना हुआ था। दोनों जहाज ईरान के लारक द्वीप के पास पहुंचकर वापस मुड़ गए। ठीक, और जहाजों को जो टैक्स वेबसाइट करती है मेरीन ट्रैफिक, उसने कहा कि फिलहाल कोई भी मेरीन जहाज हार्मूज से फिलहाल नहीं गुजर रहा है। हार्मूज के बंद करने के बाद शनिवार को ईरानी गनबोट्स ने कुछ जहाजों पर फायरिंग भी की थी, जिनमें हमारा जहाज। इसके बाद ईरान के राजदूत को बुलाया गया साउथ ब्लॉक के अंदर। विदेश मंत्रालय ने उनको वो किया, जो भी किया, और कहा पहले तो ये कोशिश की मीडिया ने कि इसको डिमार्च के तौर पर कि तलब की जरूरत लगाई, लेकिन उसका कॉमेडियन मीडिया ये सब काम करते हैं मोदी का डंका बजाने के लिए। लेकिन जब उसके पिक्चर्स आए तो बड़ा साफ हुआ कि किस तरीके से भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारी जो ईरान के राजदूत है उनको सी ऑफ भी करके है। तो जब डिमार्च किया जाता है तो आप मुंह लटकाए हुआ। तो आशीष भाई जिस समय मैं और आप बात कर, जब चर्चा आई है ना तो क्लियर हो भैया। सबसे लास्ट में लगा है, पढ़ के भी सुना दीजिए। उसकी लैंग्वेज ही बोल रही है। मैंने पढ़ा था लेकिन मुझसे बेहतर आप अंग्रेजी बताएंगे, आप ही पढ़ के बता दीजिए। ये वही मैंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय ने कल रात को ये जारी किया था। इसमें कहा था कि जो इस्लामी रिपब्लिक ईरान के जो राजदूत हैं उनको दिल्ली में बुलाया गया विदेश मंत्रालय के द्वारा बैठक के लिए, विदेश सचिव के साथ। बैठक के दौरान भारत की गहरी चिंता व्यक्त की गई जो भारत के जहाज पर एक गोलीबारी का जो घटना थी उसके ऊपर, इंडियन फ्लैगशिप इन द स्टेट ऑफ हार्मूज, जिसके ऊपर भारतीय झंडा लगा था। उन्होंने इस बात का महत्व जताया कि इंडिया जो है जो व्यापारिक जो आवागमन है शिपिंग का और मैरीटाइम बिजनेस का, उसके ऊपर उसकी सुरक्षा को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देता है। और ईरान ने पहले भी भारतीय जहाजों को निकालने के लिए, सुरक्षित रास्ता देने के लिए काफी मदद की थी। Reiterating his concern of this serious incident of firing a merchant ship, Foreign Secretary urged the ambassador to convey India's views. फॉरेन सेक्रेटरी ने केवल ईरान के राजदूत से आग्रह किया कि भारत की चिंताओं से अपनी सरकार को, ईरान की अथॉरिटीज को अपने क्या नाम है उनको सूचित कर दे एंड रिज्यूम एट द अर्लीस्ट द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग इंडिया, और भारतीय जहाजों को सुरक्षित निकालने का जो प्रक्रिया उसको जल्दी शुरू करें। द एम्बेसडर ऑफ ईरान अंडरटुक टू कन्वे दीज व्यूज ऑन द टू द इरानियन अथॉरिटीज, और ईरान के राजदूत ने कहा कि वो ये बात ईरान के उन तक पहुंचा देंगे सरकार तक। तो इसमें डिमार्च वाली तो कोई बात है नहीं, ये केवल मीटिंग के लिए बुलाया गया और उन्होंने कह दिया कि भाई ठीक है, और उनको सी ऑफ करने के लिए एक आईएएस अधिकारी गाड़ी तक आया। तो ये डिमार्च बिल्कुल नहीं था। भारत सरकार इस पूरे मामले की गंभीरता को समझती है, इसलिए उन्होंने कोई भी ऑफेंडिंग शब्द नहीं यूज किया, एक भी शब्द। लेकिन आपके सारे कॉमेडियन क्या हुआ कर रहे थे कि ईरान के राजदूत को तलब कर लिया और उसको झाड़ पिला दी है, ये कर दिया। ये बेसिकली बेहुदा, इनको कोई समझ नहीं, इनके ऊपर छोड़ दीजिए क्या बात कर रहे हैं। आशीष भाई, फैक्चुअल पोजीशन ये है कि इस समय जब मैं और आप बात कर रहे हैं, हार्मूज में भारत के लिए जो अलग अलग ये फ्यूल्स लेके आ रहे हैं, चाहे वो क्रूड है चाहे एलपीजी है, ऐसे 22 जहाज इस समय जब मैं और आप बात कर रहे हैं। और ईरानी सेना ने संयुक्त अरब अमीरात से आ रहे जो भारतीय मालवाहक जहाज था उसको भी, जैसे मैंने आपको नाम के साथ बताया, उसको वापस लौटने को मजबूर कर। इसी तरीके से जो भाग्यलक्ष्मी जिसकी आपने ऑडियो सुनवाई वायरलेस कम्युनिकेशन की, उसको सूचित किया गया कि उसके पास हार्मूज क्रॉस करने का ईरानी परमिट नहीं है, प्लीज टर्न बैक, तो वो भी वापस चले गए। तो बेसिकली क्या है कि कुछ ही घंटों में ये 2 जहाजों के साथ जो कुछ हुआ है, ये बेसिकली दिखा रहा है कि ईरान अब अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश करने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है। और उन्होंने एक बात और साफ कही कि हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनी, उनके कहने से हार्मूज खुलता है, किसी इडियट के ट्वीट से नहीं। तो मैसेज जो है लाउड एंड क्लियर कर दिया कि क्या ये ड्रामा तुम कर रहे हो, तुम्हारी हकीकत क्या है। और जो ये बात जो भारतीय पवेलियन फैला रहे थे जिस तरीके से, और उसके बाद विदेश मंत्रालय का स्पष्टीकरण आया, तो ये राजदूत को बुलावा वो जो डिमार्च है उस जैसा कुछ भी नहीं था। साफ साफ दिखा जो आके वो जब गए, जिस तरीके से एम्बेसडर अंदर गए, उनको छोड़ने गया, दरवाजे तक छोड़ के गया, कि ये केवल एक कट सी मुलाकात थी और एक चिंता व्यक्त की गई है उनको कि भाई ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए। इससे ठीक आप देखा जिस तरीके से अब इसकी घटनाक्रम को आप जोड़िए, जो मैं पहले से आपको एक बात कहता हूं, पहले दिन से 28 फरवरी से एक बात कर रहा हूं कि ये अमेरिका का युद्ध नहीं है, इस पे कमांड एंड कंट्रोल पूरा ईरान का है। ट्रंप और उसके चेले अरबों खरबों का खेल कर। अब जो शुक्रवार को ट्रंप ने किया, धन्यवाद ईरान का कि हार्मूज खोल दिया गया, ईरान का धन्यवाद किया। और 15 मिनट जैसे उसने ये किया, इजराइल को मिर्ची लगी। इजराइल ने जो भी अपने कंप्रोमाइज से जैसे वो बात करते हैं वैसे बात की। अगली लाइन क्या लिख दी ट्वीट 20 मिनट के अंदर, ये साहब अमेरिका जीत गया, अमेरिका के प्रयासों से यार कुछ। तो अच्छा दोबारा से ये बंद कराना कौन चाहता है, ये बंद कराना कौन चाहता है, ये बंद कराना फादरलैंड इजराइल चाहता है। लेकिन इसमें जो खेल हो गया उस खेल को आप समझिएगा। ट्रंप ने घोषणा करने के ठीक 20 मिनट पहले वही हुआ जो पिछली बार हुआ, किसी ने तेल बाजार में करोड़ों डॉलर की शॉर्ट सेलिंग कर दी।
जो मैं आपको कहता हूँ हमेशा। पिछली बार 2 हफ्ते का किया था सीज फायर, उस समय ये बात बिल्कुल क्लियर हुई थी, मैंने आपने बाकायदा रूटर्स और फाइनेंशियल टाइम्स की सारी रिपोर्ट्स दिखाई थी। परसों फिर फ्राइडे को वही हुआ, करोड़ों डॉलर की शॉर्ट सेलिंग कर। एक बार होता तो ये संयोग हो सकता, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद कम से कम तीसरी बार या चौथी बार ये चीज हुई है। ये सामान्य नहीं है, चौथी बार हुई है, ये सामान्य नहीं है, एक पैटर्न है। और इससे यह भी संकेत मिलता है कि राष्ट्रपति के जो वार्ताएं हैं, बाजारों में किए जा रहे उतार चढ़ाव भरे पूर्वानुमानों में व्यापक भ्रष्टाचार और अंदरूनी सूचनाओं का पूरा हाथ है, सूचनाओं का भी और स्वार्थ का भी। अमेरिकन एजेंसियां बताएं चाहे ना बताएं, उस समय भी हमने बात की थी कि चोरी छिपके इन सब चीजों की जांच चलती रहती है और सारी तथ्यों को बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में रखा जाता है किसी भी समय, संसद के अंदर या यूएस कांग्रेस के अंदर जिस तरह की चीजें मांगी जाती है। तो आप सोचिए किस तरह के क्रूर। ट्रंप को क्या लेना कि भारत के जहाजों पर फायरिंग होगी, उसने ठीक आउट, थैंक यू, उसने क्या लेना है। अगर इजराइल के साथ कुछ हो जाए तो वो ठेकेदार बनकर खड़ा हो जाएगा, ये चीज देखनी पड़ेगी। और आप कौन हो? ट्रंप को माई फ्रेंड हो, 4 दिन पहले भी ट्वीट कर रखा था माई फ्रेंड। अरे माई फ्रेंड से आगे भी बहुत दुनिया होती है प्रभु, कुछ स्टैंड ले लीजिए। ना इजराइल आपको रिकॉग्नाइज कर रहा, ना अमेरिका कर रहा, ना ईरान कर रहा, आप अकेले डंका बजाते घूम रहे हो, फर्जी बातों पे राष्ट्र के नाम संदेश देते फिर रहे हो। पूरी दुनिया में आपकी छाले डाल रही है, चुनाव पीक पे है और आप क्या करें। जो 2023 का बिल पास था, जो 16 तारीख को नोटिफाई भी हो चुका, कहते इन्होंने पास नहीं होने दिया। फिर नोटिफाई क्या किया आपने अगर पास नहीं होने दिया? डिलिमिटेशन को महिला आरक्षण बता रहे हो, ये भी उनके पवेलियन भी। अगर आपने वास्तव में राष्ट्र के नाम संदेश देना था तो इस युद्ध को लेकर दे लेते। अगर ज्यादा ही शौक हो गया था, कई बार आदमी को बुखार चढ़ जाता है कि करना चाहिए, तो उसमें कर लेते, वो नहीं किया। किया क्या? जो महिलाओं के लिए जिम्मेदार है वो। तो ये सारी चीज आपको देखनी पड़ेगी। और ये आशीष भाई जो कल मोदी जी ने किया है, ये अपने आप में शर्मनाक इसलिए है कि आजादी के बाद के इतिहास में किसी भी राष्ट्र के नाम संदेश में किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी अपोजिशन पे अटैक नहीं किया, कभी पॉलिटिकल बात नहीं। और ये वक्त तो और भी इंपॉर्टेंट है जब तमिलनाडु में और वेस्ट बंगाल में चुनाव ड्यू है, सीधे सीधे आचार संहिता का घोर उल्लंघन है उसकी हर उसका। उसके बावजूद भी अपने भाषण दे मारा, आधे घंटे 38 मिनट बोले और 58 बार कांग्रेस का जिक्र। मैं सिर्फ ये दर्शकों को याद दिलाना चाह रहा हूं कि पुलवामा का आतंकी हमला हुआ, चीन का गैलवान हमला हुआ, किसान आंदोलन में 750 किसान शहीद हुए, मणिपुर हिंसा में सैकड़ों आदमी मारे गए, पहलगांव पर देश पर सबसे घातक हमला हुआ, सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने कर दिया। ट्रंप ने हमारे देश की संप्रभुता को वो चुनौती दी। केरल हिमाचल में आपदा आई, बड़ी भारी तबाही हुई, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन से लाखों उद्योग तबाह हुए। क्या मोदी जी ने कभी भी राष्ट्र के नाम संबोधन किया? राष्ट्र के नाम संबोधन किस पे किया? परिसीमन बिल को महिला आरक्षण बिल बता दें। और दुख मुझे इस बात का है, आप मुझे माफ कीजिएगा इस शब्द में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक्सप्रेस जैसा अखबार वो भी चंद्रचूड़ निकला। मत बोलिए। एक्सप्रेस भी चंद्रचूड़ निकला। क्या सोचा था, क्या निकला? और इतना बड़ा अखबार जो सारे देश को पत्रकारिता के पुरस्कार बांटता है, वो परिसीमन जो स्क्रीन चल रहा है ना, जब वोटिंग हो रही थी, आपने टीवी स्क्रीन देखा होगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था वोटिंग ऑन डिलिमिटेशन। और सारे प्रोविजंस के हेडिंग हमने कल दिखाए थे, वो क्या कह रहे थे कि वो महिला आरक्षण बिल गिर गया, डिलिमिटेशन बिल गिरा साहब, चंद्रचूड़ निकले एक्सप्रेस। इस बात का वास्तव में मुझे दुख है। मैं बहुत सालों, हालांकि लगातार बीच बीच में 10-12 हरकतें की, जो इनके संपादक जी हैं कई बार बड़े ज्ञान की बातें करते हैं जब अवार्ड मिल रहे होते हैं जब, लेकिन जब शीर्षक लगाने की बारी आई तो वो भी वही निकले। अब क्या करें? और भारत में सवाल जवाब है नहीं कहीं, तो क्या करोगे आप? हिपोक्रेसी सबको सिखा दिया ना मोदी जी ने, सब उसी धारे में चले गए हैं। जब हमने तो कह दिया हम उस पर नहीं बात ही नहीं करना चाहते उसके बारे में। जिसने अपने पत्रकारिता के आयोजन में मुख्य अतिथि मोदी को बना लिया, वही पत्रकारिता करता है। पत्रकारिता और नरेंद्र मोदी में पत्रकारिता का अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपमान किया होगा, सबसे ज्यादा शायद चीन और रूस में ना हुआ हो, सबसे ज्यादा अगर पत्रकारिता और पत्रकारों का अपमान किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया। राजदीप सरदेसाई जिनके पीछे कभी लगे रहते थे कि एक बार हमको टीवी पे बिठा दो। हाँ हेमंत भाई, आप पूछिएगा पुराने जो रिकॉर्ड पे का किताब में लिखा, ट्राइपॉड उठाते थे, ट्राइपॉड किताब में लिखा किताब पूरे लिखी। तो जिस राजदीप सरदेसाई के ट्राइपॉड उठाते थे कि मुझे टीवी पे दिखा दो, उस राजदीप सरदेसाई को नीचे पावदान पे बिठा दिया था। तो उसको आप कहते हो पत्रकारिता के सम्मेलन में चीफ गेस्ट है, वो पत्रकारिता सिखाएंगे। अगर ऐसे पत्रकारिता सीखनी है तो बंद करो ये एक्सप्रेस का ड्रामा, उस एक्सप्रेस को भी वंदे भारत घोषित कर दो। एक्सप्रेस को वंदे भारत घोषित करो, उसका नाम चेंज कर दो, हेडलाइन इंडियन एक्सप्रेस के बजाय लिख दो वंदे भारत, अब से नाम चेंज। मूर्खता पराकाष्ठा। खबर लाइए भैया, लाइए। ये आप ही जो केंट क्या कह रहे हैं बताइए जरा हेमंत भाई। ये वही जो केंट हैं जो एंटी टेररिज्म के डायरेक्टर थे और ट्रंप के अपॉइंटमेंट। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, बाय किलिंग मॉडरेट्स, नरम पंथियों को मार करके, who enforced Iran's ban on building nuclear weapons and restrained the proxies। बहुत गजब की बात कही उन्होंने कि उन नरम पंथियों को मार के जो ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के जो कार्यक्रम था उसको रोक रहे थे, और restrained the proxies। We have empowered the hardliners। हमने जो कट्टरपंथी हैं उनको मजबूत कर दिया है, who are now far less likely to negotiate with us। ऐसे लोगों को जो नरमपंथी थे उनकी बजाय चरमपंथियों को आगे ला करके उनको तो मार दिया, अब चरमपंथी आगे
अब ऐसी संभावना बहुत कम है कि वो हमसे बातचीत करेंगे। ये जो केंट कह रहे हैं आज भी ट्रंप के समर्थक है। कोर्स ऑफ एक्शन वैलिडेट्स देयर स्टांस दैट अमेरिका इज डिटरमाइंड टू डिस्ट्रॉय ईरान एंड पीस विद यूएस इज इम्पॉसिबल। ये वही बात है, उस घटना को वैलिडेट कर रहा है, उसकी पुष्टि कर रहा है कि अमेरिका ईरान को तबाह करने पर लगा हुआ है और उन अमेरिका के साथ उनकी शांति अब संभव नहीं है। कितनी बड़ी बात ये आदमी कह रहा है, और ये लगातार ये कह रहा है कि युद्ध हमारा नहीं है, ये इजराइल का युद्ध है। सोच करके देखिए, ये ट्रंप का अपॉइंटी है, इस्तीफा दे दिया, आज भी ट्रंप का अपॉइंटी है, सॉरी आज भी ट्रंप का समर्थक है। उसके बावजूद ये व्यक्ति देश की इतनी सोचता है और ट्रंप क्या सोचते हैं वो सारा दुनिया। इसमें ट्रंप की बाइट भी उन्होंने लगाई है इस पोस्ट में, वो भी सुनवा दीजिए। Got a little cute as they have been doing for 47 years, and nobody ever took them on. We took them on. They have no navy, they have no air force, they have no leaders, they have no nothing. Actually, their leaders are. It is regime change. You call that enforced regime change. अच्छा, एक मैं कई बार सोचता हूँ, एक जो ये प्रोटोकॉल हो जाता है ना कि ऐसे किसी भी कुर्सी बैठने के बाद नहीं तो जब ये बोलता है तो इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए बताओ। मतलब क्या गजब है, गजब की होड़ है। ये आदमी 50 दिन से के बात कर रहा है। There is no navy, there is no air force, there is regime change, everything done we have won. Everything done we have won. That's all. ये दो जो है, ये हमको लगता है 28 फरवरी से हुआ, 2 मार्च के आसपास शुरू कर दिया था ये ड्रामा कि एवरीथिंग फिनिश, और आज तक कर रहा है वही काम रोज। अब सुनिए, आपने सुना ना, जो एक केंट के साथ अगर ये जोड़ेंगे जो उन्होंने कहा है तो आपकी बात पूरी हो जाएगी। जरा लाइए प्रेस टीवी का। नाज़रीन, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। आपको बताते चलें कि भारतीय अवाम भी अब ये बात समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ जलसों में खड़े होकर बयानबाजी करता है और कुछ नहीं। और इसके इस बयानबाजी क्या सिर्फ इसको सियासी फायदा तो हो सकता है, लेकिन मुल्क का इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा। यही वजह है कि अब मोदी की मकबूलियत भारत में कम होती जा रही है। आप सब किस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। तो चलिए आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं। देखिए, फॉर्मर यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस क्या बोलती हैं। ट्रंप गॉट पुल्ड इनटू ए वॉर विद ईरान बाय नेतन्याहू दैट द अमेरिकन पीपल डू नॉट वांट। आगे सुनवा दीजिए कमला हैरिस को। ये अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट रही हैं, इस बार ट्रंप के सामने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी। सुनिए इनको। He entered a war, got pulled into it by Bibi Netanyahu, let's be clear about that, entered a war that the American people do not want, putting at risk American service members. अब मैच कर दीजिए आप, जो केंट और कमला हैरिस, एक रिपब्लिकन ट्रंप का खास है और एक उनकी प्रतिद्वंदी डेमोक्रेट। सेम बात तो दोनों कह रहे हैं साहब। पूरा अमेरिका कह रहा है भाई साहब, ये क्यों कह रहे हैं? पूरा अमेरिका कह रहा है, केवल 5-6 आदमी नहीं कह रहे। जेरेड कुशनर जो इनका दामाद है, जो इजराइल का आधिकारिक दलाल है, व्हाइट हाउस के अंदर आधिकारिक दलाल, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ। ट्रंप उससे बाहर नहीं जा सकते। स्टीव विटकॉफ है, विदेश मंत्री जी हैं, और पीट हेगसेथ है। यही तो गिरोह है पूरे का पूरा। इसके अलावा क्या है? जो तो बता दीजिए, जो मर्जी आए करते हैं। बेसिकली आशीष भाई, मैंने एक चीज आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, ट्रंप कुछ भी कर ले, कोई बयान दे दे, पहली बात तो रिलायबल ही नहीं है, विश्वसनीय नहीं है किसी भी तरह। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये, वो कोई भी घोषणा कर दे एक अपने दम पर यूनिलेटरली, एक तरफा ढंग से, इजराइल 10 मिनट के बाद उसको उल्टा करा देगा। तो किस बात पे मानूंगी? शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करना, इंटरनेशनल मार्केट्स को मैनिपुलेट करने के अलावा ट्रंप कुछ नहीं कर सकता इस पूरे मामले के। आप ये बताइए, हार्मूज खुला हुआ था, बंद किसने कराया? अमेरिका ने कराया कि नहीं कराया? उन्होंने खोल दिया, सॉरी बंद कराया अमेरिका ने। उसके बाद उसको खुलवा नहीं पाए तो खुद नाकेबंदी कर दी, 10,000 सैनिक लगा दिए, कोई बात नहीं। शुक्रवार को जैसे ही लेबनान वाला ये हुआ कि युद्धबंदी होगी, युद्ध विराम हो गया, उन्होंने खुद खोल दिया, बिना आपके कहे खुद खोला सुमोटो। क्या कहा कि हार्मूज खुल गया, धन्यवाद, और हम जीत गए। ये क्या मतलब हुआ? मैं आपकी तरफ गुडविल जेस्चर कर रहा हूं, कैसे भाई छोटे हैं मुझसे, और चलो मेरी तरफ से ये पहल है, और आप मैदान में आगे शेरा बांध के मैंने मंत्री कर दिया काम, तो उसने कहा जाओ भाई, वो फिर बंद कर दिया। ट्रंप का क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। उस 2 ट्वीट के बीच के अंदर जो खरबों रुपए का खेल हो गया, ट्रंप ने तो वो किया। जो ऑयल मार्केट के अंदर जो करोड़ों की शॉर्ट सेलिंग हुई, उसका क्या 9% तेल सस्ता हुआ था इस घोषणा के बाद तुरंत। तो शॉर्ट सेलिंग कैसे हुई? ठीक 20 मिनट पहले वही पैटर्न आपको देखा। तो ये तो धंधा कर रहे हैं भाई साहब, ये देश तो नहीं चला रहे। और माफ कीजिएगा, दुनिया सबसे बड़ी खतरनाक उसमें एक है, ऐसा संकी और ऐसा व्यापारी, वो दुनिया का फादरलैंड या ग्रैंड फादरलैंड, अब पता नहीं क्या कहते हो आप उसको, वो बना हुआ। तो क्या ही करेंगे बताइए? ये सारी परिस्थिति। चलिए आगे चलिए जरा। अब फिर वक्त आ गया है जो शुरू से अंत तक हम कहते आखिर में जुड़ जाएगा सब। अगला लाइए। देखिए, हम अभी आपने भी कहा था, आप लोग की जो बात होती है मैं ध्यान रखता हूं अगली खबर उससे जोड़ने के लिए। अब ये ऐसा भी नहीं होता है कि फिक्सिंग हो। इजराइल अमेरिका का महान सहयोगी, उन्हें जीतना आता है। लेबनान में सीज फायर के बाद नेतन्याहू के मुरीद हुए ट्रंप। लेबनान में सीज फायर के बाद नेतन्याहू के मुरीद हुए ट्रंप, मतलब, और ये बेसिकली स्टेटमेंट है जब सीज फायर वायलेट कर दिया। सीज फायर वायलेशन भी कर चुका है इजराइल लेबनान में। स्टेटमेंट आता है, इजराइल अमेरिका का महान सहयोगी, उन्हें जीतना आता है। भारत के जहाजों पर फायरिंग हुई थी तो ट्रंप ने कहा थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। और इजराइल सीज फायर वायलेट कर रहा है तो भी कह रहा है कि हमारा महान सहयोगी है और उन्हें जीतना आता। अभी आपने कमला हैरिस को भी सुन लिया और जो केंट को भी पढ़ लिया, दोनों को पढ़। यहां पर ट्रंप पे मेरा सवाल नहीं है,
यहां पर फिर आखिर में 30 सेकंड में ही, चाहे 1 मिनट में कंक्लूड कर दीजिए, ये आखिरी खबर ना यही बताता है कि भारत का डंका बहुत तेज बज रहा है, एक्स्ट्रा तेज बज रहा है। आशीष भाई, जो बात मोदी जी नहीं कह सकते, जो बात भारत सरकार नहीं कह सकते, उसको उनके ये पोमेरियन प्रोपेगेंडा तंत्र सुबह से रात तक वही प्रोपेगेट कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। देश के लोगों के जो सवाल है, अगर सब कुछ ठीक था, भारत के लिए हर मुझ खुल रहा था, सारी अच्छी बात है, वो तो आपने थोड़ी अर्जित किया, तो इस देश के तमाम संबंध उनके साथ रहे, उस 9 जहाज गुजरे तो हर बार पेट पे चढ़ के सारे खर्चे। अब जब ये फायरिंग हुई, कितने मीडिया हाउसेज ने खबर दिखाई, बता दीजिए मुझे। भारत के जहाज को वापस कर दिया गया, किसी ने खबर दिखाई क्या? तो ये जो चीज है ना, भारत के पोमेरियंस ने तो इस देश की जो समग्र बुद्धि है उसके हरण का ठेका ले लिया है, इसके अलावा कुछ नहीं, उन पर चर्चा करने की कोई फायदा नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के इस युद्ध ने भारत के लिए ये साबित कर दिया है कि उसको अपनी विदेश नीति का बहुत गंभीरता से पुनर्विचार करने की, रीडू करने की, और एक अंग्रेजी में शब्द है बैक टू बेसिक्स पे जाने की जरूरत है। और जितना जल्दी हो सके, जयशंकर और हरदीप पुरी जैसे नमूने हैं जो, इनको कैबिनेट से अगर बाहर नहीं फेंका गया तो मोदी जी मुंह दिखाने लायक बचेंगे नहीं, वो समय बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हरदीप पुरी के बारे में आज जिस तरीके से आज सारी चीजें एप्स्टीन वाली फिर दोबारा उगड़ गई कि वो कौन से इंस्टीट्यूट के क्या थे, और उस इंस्टीट्यूट का इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट जो था उसमें वो क्या थे और वो क्या क्या काम करता था, वो सारी चीजें बाहर आ रही। ठीक, मीडिया पे मुकदमेबाजी उनकी बेटी अमेरिका में बैठ के कितने ही करते। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप इंडियन रिएक्शन वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सकें।